अस्सलाम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 404 का लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एबनॉर्मल साइकोलॉजी। आज से हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक करते रहे, शेयर सब्सक्राइब करते रहे, तो इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। और मैं जो है वो लास्ट लेक्चर तक, लेसन नंबर 45 तक इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स आपको जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगी। हम आप लोगों के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो उसके लिए उसके रिवार्ड में आप लोगों का सब्सक्राइब करना, उसको लाइक शेयर करना आई थिंक बनता है। जितनी मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को उसका अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता या जहां से भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को गलत एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि आई एम आल्सो अ स्टूडेंट, तो आप लोग मुझे भी गाइड कर सकते हैं। आई हैव नो इशू अबाउट दैट। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्मल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। उन्होंने कहा कि अब नॉर्मल साइकोलॉजी को डिफरेंट वेज में डिफाइन किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की अब नॉर्मल साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो दी गई हैं, लेकिन किसी एक को भी टोटली एक्सेप्टेंस हासिल नहीं है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर को जब हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहा जाता है। ह्यूमन फंक्शंस के जो एबनॉर्मल पैटर्न्स हैं, उनको चेंज करना, उनको एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना और उनको डिस्क्राइब करने की जो एक कोशिश है, उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे द 4 Ds हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डी है हमारे पास डेवियंस। ठीक है, डेवियंस क्या होता है? डेवियंस इज टू डेविएट। डेविएट मीनिंग्स टू स्ट्रे। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स के ऊपर ब्लू कलर में कोई वर्ड लिखे नजर आएंगे, जो इंग्लिश में भी होंगे, उर्दू में भी होंगे। उस पर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए लिखे गए हैं। कि अब कुछ बच्चे होंगे ना, डेविएट का देख के शायद ना पता चले कि इसका क्या मीनिंग है। लेकिन अगर आप टू स्ट्रे देखते हैं तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि टू स्ट्रे मीनिंग्स मतलब के गुमराह होना। ठीक है, किसी के एक्सपेक्टेशंस पर पूरा ना उतरना। विच इज डिफरेंट, एक्सट्रीम, अनयूजुअल एंड परहैप्स इवन बिजार। मतलब कि जो भी माशरा जो है, हम हमारे वो बिहेवियर्स जो हमारी सोसाइटी की तौक़े से मुख्तलिफ होते हैं। मतलब हमारी सोच का अंदाज, हमारी सोचने का अंदाज, हमारे तरीका कार जो कि सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही होती है, हम वैसा नहीं करते, वो सोसाइटी से मुख्तलिफ होते हैं, उसे डेवियंस कहा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल और फिर इसी को अब नॉर्मल जो है ना, अब नॉर्मेलिटी में शामिल कर दिया जाता है। इंसान को एज अब नॉर्मल लेबल कर दिया जाता है, जो कि सोसाइटी की तवक्को पे पूरा नहीं उतरा होता। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे डेथ होती है, तो हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं कि आप जो है वो, एक सैड माहौल होता है किसी भी डेथ के मौका पे, हर किसी को उसका अफसोस हो रहा होता है। तो कोई एक शख्स जो कि मुसलसल हंसता रहे, ठीक है, एक जगह जहाँ पर डेथ हुई है, जहाँ पे पूरा जो है वो गमगीन माहौल छाया हुआ है, वहां पे आप हंसना शुरू कर दें, हंसते रहे, तो वो आप जो है वो एक नॉर्मल शख्स नहीं कंसीडर किए जाते, आपको एबनॉर्मल लेबल कर दिया जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है डेविएंस। ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। दे आल्सो डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस एज नाम्स आर डिफरेंट इन ईच सोसाइटी। मतलब हर सोसाइटी के जो होते हैं वो नाम्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप किसी और सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं और आप किसी दूसरी सोसाइटी में आपका जाना होता है, तो वहां की सोसाइटीज के नाम्स को आप थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाते। ठीक है, तो उसको आप उस शख्स को अब नॉर्मल नहीं कह सकते जो कि किसी और सोसाइटी से ताल्लुक रखता है। मतलब कि वो आपकी सोसाइटी के नाम्स को समझने में थोड़ी देर तो लगेगी। तो मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करते, या मतलब आप थोड़े वक्त के लिए डिफरेंट रिएक्ट करते हैं, तो आप उस इंसान को एबनॉर्मल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना होगा कि किस शख्स को किस हद तक हम अब नॉर्मल लेबल कर सकते हैं, और मतलब कौन से क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया को हमने अच्छे से समझना है, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास सेकंड है, जो सेकंड डी है, दैट इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या होता है? कि डिस्ट्रेस इज अ हॉलमार्क ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की इंडिकेशन, ठीक है, डिस्ट्रेस होता है, उसे डिस्ट्रेस कहा जाता है। इट इज समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट एंड अपसेटिंग टू एन इंडिविजुअल। इसमें क्या हो रहा है कि डिस्ट्रेस में मतलब एक मायूसी, कोई इंसान जो परेशान होता है, हर वक्त वो परेशान रहता है, मायूसी रहती है, उसको तकलीफ देती है, उसके लिए डिस्ट्रेस का सबब बनती है। बिहेवियर, आइडियाज और इमोशंस यूजुअली हैव टू काज डिस्ट्रेस। जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हमारे आइडियाज, हमारे इमोशंस जो होते हैं, वो ज्यादातर डिस्ट्रेस का सबब बनते हैं, जिसको दे कैन बी लेबल्ड एबनॉर्मल, जिसे हम एबनॉर्मल के तौर पर लेबल कर देते हैं। बट इट मे नॉट ऑलवेज बी ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अब डिस्ट्रेस जो आपको तकलीफ हो रही है,
वो जरूरी नहीं है कि हर दफा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हो। फॉर एग्जाम्पल आपको दांत का दर्द है या कोई भी तकलीफ है तो उसे आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में शामिल नहीं कर सकते। सच सर्जिकल डिस्ट्रेसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड एन अबनॉर्मेलिटी। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ सर्जिकल डिस्ट्रेसेस भी होती हैं, उन्हें भी आप अबनॉर्मेलिटी में कंसीडर नहीं कर सकते। आगे हमारे पास आ रहा है डिसफंक्शन क्या होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर टेंड्स टू बी डिसफंक्शनल, इट इंटरफेयर्स विद डेली फंक्शनिंग। मतलब कि एक ऐसी चीज, डिसफंक्शन मतलब ऐसी चीज जो कि हमारे डेली जो रूटीन है उसको इंटरफेयर कर रही है, मतलब एक खराबी। ठीक है, कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पाते, जो पर्सन की एबिलिटीज हैं वो अपने जो डेली की एक्टिविटीज हैं वो उसमें कंडक्ट नहीं कर पा रहा, उसे एक प्रॉब्लम जो है वो इंटरफेयर कर रही है, उससे उसे प्रॉब्लम हो रही है। आप कोई भी मतलब कि यू कांट सक्सेसफुली डू योर ऑफिशियल टास्क, आप अपने ऑफिशियल टास्क को भी सक्सेसफुली जो है वो नहीं निपटा पाते। अगर कोई स्टूडेंट है वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता, अच्छे से ग्रेड नहीं हासिल कर लेता, अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो घर के काम अच्छे से नहीं करती, एक डिसफंक्शन की वजह से उसके जो डेली रूटीन्स हैं वो उसके अंदर उसकी एबिलिटीज जो है, पर्सन की जो एबिलिटीज हैं वो इंटरफेयर होने की वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, इसको डिसफंक्शन कहा जाता है। और इसमें भी आप कह सकते हैं कि मतलब अब नॉर्मलिटी इसमें भी शामिल हो सकती है कि आप उस इंसान को भी एबनॉर्मल जो है वो लेबल कर लेते हैं, जो अच्छे से अपनी डेली रूटीन्स को हैंडल नहीं कर पाता। अब इसमें भी आप हर इंसान को डिसफंक्शन नहीं कह एबनॉर्मल लेबल नहीं कर सकते, इसमें भी डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। डेंजर क्या होता है। डेंजर द पर्सन टेंड्स टू हार्म हिमसेल्फ और द सोसाइटी। मतलब कि जो इंसान एबनॉर्मल है, ठीक है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो सोसाइटी में किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एबनॉर्मल बिहेवियर और डिप्रेस्ड इंडिविजुअल में हैव सुसाइडल एडिएशन। मतलब हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान डिस्ट्रेस में है, कोई अबनॉर्मल इंसान है, तो वो सोसाइटी सॉरी सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी कर सकता है। और ये होमिसिडल भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप घर के अफराद को नुकसान पहुंचा दें। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं डीएसएम 5 डेफिनेशंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। डीएसएम 5 क्या है। डीएसएम स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि इट इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस इन एन इंडिविजुअल्स कॉग्निशन, इमोशंस, रेगुलेशन और बिहेवियर that reflects a dysfunction in psychological, biological or development processes underlying mental functioning। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सिंड्रोम जो एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है जिसकी वजह से क्लिनिकली सिग्निफिकेंस डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि एक सोच के अंदाज में, जज्बात को रेगुलेट करने में, मतलब जज्बात को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता इंसान, और बिहेवियर में डिस्टर्बेंस होती है, और ये हमारे डिसफंक्शनिंग के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। जैसे एक डी आपकी डिसफंक्शनिंग है और उसमें साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है, और डेवलपमेंटल प्रोसेस जो हमारे मेंटल फंक्शनिंग के अंडरलाई हो रहे होते हैं, के अंडरलाई काम कर रहे होते हैं, उसको भी इंटरफेयर करते हैं। तो ये डीएसएम 5 की एक कम्प्लेक्स सी डेफिनेशन दी गई है, और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशंस को भी आगे हम स्टडी करेंगे। Mental disorders are usually associated with significant disturbance in social, occupational or other important activities। मतलब जो हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो सोसाइटी में या हमारे जहाँ पे हम काम करते हैं उस जगह पे जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकती है, एसोसिएट हो सकती है उसके साथ। डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ अबनॉर्मेलिटी, यहाँ से हम टॉपिक 2 को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लेसन नंबर 1 स्टडी करेंगे, जिसके अंदर टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 को कवर करेंगे। टॉपिक 1 पढ़ लिए, टॉपिक 2 की तरफ चलते हैं। different criteria of abnormality। There are different criteria of abnormality that you may find overlapping with the definition of abnormal behavior। जो भी हम डिफरेंट क्राइटेरियाज पढ़ेंगे वो जो हम ऊपर डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं abnormal behaviors की, उसके साथ ओवरलैप करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है दैट इज स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया। A person's trait, thinking or behavior is classified as abnormal if it is rare as statistically unusual। मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ आपको उर्दू में समझाना चाहिए, अगर मैं इंग्लिश के साथ साथ पूरी डेफिनेशंस भी पढ़ूंगी तो वो लेक्चर हमारा काफी लेंथी हो जाएगा। हाईलाइट किया हुआ आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैं किस चीज को ट्रांसलेट कर रही हूँ। जो भी पर्सन की ट्रेड्स होती हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है, ठीक है, अगर हम उसे सोसाइटी के मुताबिक शो नहीं करवाते तो वो रेयर हो जाता है, स्टेटिस्टिकली अनयूजुअल हो जाता है। ठीक है, जनरली इट इज कंसीडर्ड दैट मेजोरिटी इज राइट। ये कंसीडर किया जाता है कि मेजोरिटी इज राइट, जो काम ज्यादा लोग कर रहे हैं वही ठीक है। बट इफ देर इज अ मार्क डिफरेंस, मतलब अगर
हम जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी जो बिहेवियरल थॉट्स हैं, वो सोसाइटी के आइडियाज के प्रॉपर जो के प्रॉपर फंक्शनिंग है कि सोसाइटी के मुताबिक आपने ऐसे सोचना है, ऐसे बिहेवियर को अपनाना है, अगर वो हम नहीं करते तो पर्सन को और जो है वो लेबल कर दिया जाता है और उसे अब नॉर्मल की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह ज्यादा लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो वैसे परफॉर्म नहीं करता। लेकिन लास्ट में वो ये भी कह रहे हैं कि ये देखना कि मेजोरिटी इज राइट, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है। हर हर जगह पर ये चीज ठीक नहीं होती, हर जगह पर ये फार्मूला आप ठीक नहीं कर सकते। जैसा कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में इस्लाम को फैलाने लगे तो बहुत ज्यादा लोग उनके खिलाफ थे, बहुत ज्यादा मेजोरिटी उनके खिलाफ थी और बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया स्टार्ट में। तो इसलिए आप हर जगह पे ये जज नहीं कर सकते कि मेजोरिटी इज राइट। आगे है पर्सनल डिस्ट्रेस क्या होता है। पर्सनल डिस्ट्रेस में होता है कि आप मतलब कि हमारे जो बिहेवियर्स, आइडियाज और जो इमोशंस हैं वो डिस्ट्रेस का सबब बनते हैं और उससे इंसान को अबनॉर्मल लेबल कर दिया जाता है। लेट्स से इफ यू आर अफ्रेड ऑफ, मतलब कि हम अगर किसी चीज से खौफजदा हैं लेकिन इतने खौफजदा नहीं है कि वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सबब बन रहा है, वो खौफ हमारे लिए अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सबब नहीं बन रहा तो हम उसको एबनॉर्मल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आता है। जैसा कि ओसीडी हम पढ़ते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं कि अगर कोई इंसान बार बार हैंड वॉश करता है बहुत ज्यादा दफा, तो हैंड वॉश करना उसे डिस्ट्रेस नहीं कर रहा तो हम उसे एबनॉर्मल की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे, एबनॉर्मल लेबल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन अकर व्हेन इंटरनल मैकेनिज्म, जब हमारा इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म अच्छे से नहीं करता, ठीक है, जो नेचुरल फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते तो उससे डिसफंक्शन अकर होता है। जैसा मैंने पहले भी हमने ऊपर डेफिनेशन से पढ़ के आए हैं, मैंने आपको बताया भी था ऊपर, हमने देखा भी कि ये जो क्राइटेरियाज हैं ये डेफिनेशंस के साथ ओवरलैप करेंगे, लेकिन ये हमारे सिलेबस के अंदर अलग से दिए गए थे तो इसलिए मैंने इन्हें भी आप लोगों को एक्सप्लेन दोबारा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल पीपल कांट सक्सेसफुली कैरी आउट देयर टास्क, पीपल जो पीपल लोग जो है वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, उसे डिसफंक्शन कहा जाता है। वायोलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, सोशल मतलब कि वो नॉर्म्स या वो बिहेवियर्स जो माशरा हमारे लिए सेट करता है, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो उसे कहा जाता है कि वायोलेशन हो रही है, हम सोशल नॉर्म्स को वायोलेट कर रहे हैं। और फिर सोशल नॉर्म्स को जज करने के लिए मतलब कि जो बिहेवियर्स होते हैं लोगों को, उनको जज करने के लिए डिफरेंट स्केल्स बनाए गए हैं कि गुड बैड, कोई अच्छा कर रहा है कोई बुरा कर रहा है, राइट रॉन्ग, जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड, एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल, तो ये चीजें सोशल नॉर्म्स में आती हैं। टॉपिक 3 देखते हैं हम, कॉजेज ऑफ एबनॉर्मेलिटी, कि जो भी हम अबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो क्यों होता है। यहाँ पे हम सारी तो उसकी वजूहत नहीं पढ़ेंगे लेकिन इसके दो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है बायोलॉजिकल काजेस। बायोलॉजिकल काजेस के आगे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर है सबसे पहले। उन्होंने कहा है कि जेनेटिक फैक्टर्स में बताया जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं, ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स में जो हमारी जीन्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। जेनेटिक और क्रोमोसोमल जो इश्यूज हैं वो ज्यादातर क्लोज्ड कजन मैरिजेस में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये जो एग्जांपल्स हैं ये माशरे में हमें देखने को मिलती भी हैं। बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस क्या होता है। बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस आर इम्बैलेंसेस विद इन द बॉडी और विद इन द ब्रेन। अगर हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो वो एबनॉर्मेलिटी का सबब बनते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस होना भी किसी भी इंडिविजुअल को एबनॉर्मेलिटी का के एक्सपीरियंस से सफर कर सकता है। चेंजेस टू द नर्वस सिस्टम, चेंजेस टू द नर्वस सिस्टम प्ले अ मेजर रोल इन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में भी जो हमारे नर्वस सिस्टम की चेंजिंग्स हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ह्यूमन बींग्स के लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पर काम करता है, और अगर इसे किसी भी किस्म का प्रॉब्लम जो है मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है तो उससे एक एडवर्स इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन फंक्शनिंग में। देयर कैन बी स्ट्रक्चरल चेंजेस एज वेल एज फंक्शनल चेंजेस। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो सकती हैं और फंक्शनल चेंजेस भी आ सकती हैं। साइकोलॉजिकल काजेज फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स। फ्राइड ने कुछ इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज किए कि बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स में इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो अराइज हुए कि कुछ ऐसी जरूरियात, कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो कि हम पूरी करना चाहते हैं लेकिन वो सोसाइटल डिसअप्रूवल का शिकार हो जाती हैं। मतलब सोसाइटी के जो स्केल्स हैं जो हम ऊपर पढ़ के हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, उनकी वजह से आप अपनी उन जरूरियात को, उन ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते तो आप आपके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आगे है लर्न रिस्पॉन्स।
लर्न रिस्पॉन्स उन्होंने कहा कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं, ठीक है, और वो अबनॉर्मलिटीज का शिकार हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बच्चे सीखते हैं, ठीक है। अगर समटाइम्स चिल्ड्रन लर्न टू रिमेन एंग्शियस, बच्चे जो होते हैं वो परेशान रहना सीख जाते हैं क्योंकि उनके उन्होंने हमेशा अपने वालिदैन को परेशान देखा होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ग्लूमी होते हैं, ठीक है, और होपलेस क्विकली होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं। मतलब कि ऐसे कुछ बिहेवियर्स तो ऐसे हैं जो कि हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से हमारी जीन के अंदर आते हैं। लेकिन कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जो कि हम सोसाइटी से लर्न करते हैं। वो बिहेवियर्स हम अपने पेरेंट्स से भी लर्न कर सकते हैं, अपने स्कूल फेलोज से भी, अपने रिलेटिव से भी जिसके आसपास हम टाइम ज्यादा गुजारते हैं, उससे जो हम जो बिहेवियर्स लर्न करते हैं, वो उन्होंने बात की है उनकी लर्न रिस्पॉन्स में, कि जैसा हम सीखेंगे वैसा ही हम रिस्पॉन्ड करेंगे। इतनी मुश्किल बातें नहीं है, आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ आ रही होंगी। नेगेटिव इरेशनल कॉग्निशंस क्या होता है? अ पर्सन इज वेरी पेसिमिस्टिक, मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा मायूसी पसंद होते हैं। वो जब भी सोचेंगे वो नेगेटिव ही सोचेंगे, वो अपनी लाइफ को हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट से देखेंगे, ठीक है। और ये नेगेटिव सोचना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। इरेशनल थिंकिंग में डेवलप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और ये जो इरेशनल थिंकिंग होती है कि हमेशा नेगेटिव सोचना, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डेवलप करती है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, सोशल कल्चरल फैक्टर्स में बात हो रही है जो हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि जो भी हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है, हमारे घर का माहौल, हमारी सोसाइटी का माहौल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को काज करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। इफ द बिहेवियर अराउंड इन इंडिविजुअल इज वेरी क्रिटिकल, अगर जो इंडिविजुअल जो है उसका बिहेवियर बहुत क्रिटिकल है, इट मे काज सम डिस्ट्रेस लीडिंग टू साइकोलॉजिकल इश्यूज। सम फैक्टर्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी which cause frustration due to non-fulfillment of basic needs can also major contributor। मतलब कि आप अगर गरीब हैं, ठीक है, आप गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, आप एक गरीब सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते, जिसके अंदर आप जिसकी वजह से आपके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो जन्म लेते हैं। मतलब और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इस हद तक बढ़ जाते हैं कि आप जो है वो एबनॉर्मल लेबल किए जाने लगते हैं। और इसी तरह अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीजें आ रही हैं, आपके अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो जन्म ले रहे हैं, तो आप उन्हें स्टार्ट से ही उनको जो है उनके ऊपर मेडिकली ट्रीटमेंट करवाएं या किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करके आप उन्हें खत्म करने की कोशिश करें, उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करें। क्योंकि जब कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एक लिमिट से बढ़ जाता है, एक हद से बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। इसके साथ साथ हमारा लेसन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें अंदर सबसे पहले हमने 4Ds को कवर किया, उसके बाद क्राइटेरिया को कवर किया, उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी किया, और किस तरह अब नॉर्मल डिसऑर्डर्स जो है उसकी क्या वजूहत बनती हैं उनको कवर किया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको जो है वो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। फिर भी कुछ समझ नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।